हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12th सेट एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो चुका है और आज के वीडियो में मैं क्लास 12th का जो अगस्त का था बेसिकली ये पेपर सेट 1 मैथ्स का उसका सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ। 45 मिनट्स का आपका पेपर था और 20 मार्क्स का था। बेसिकली ये वैसे तो हर साल 40 मार्क्स का होता था बट इस बार 20 का दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये कुछ आपकी इंस्ट्रक्शंस थी कि 6 क्वेश्चंस 1 मार्क के, क्वेश्चन नंबर 7 2 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 8 कैरी 3 मार्क्स, 9 5 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 10 कैरी 4 मार्क्स। तो सबसे पहले हम अपना सेक्शन ए पर आ जाते हैं जिसमें एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो कि आपने सॉल्व करने हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का सॉल्यूशन। सेट 1 ये आ गया सेट 1 क्लास 12 और कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल। एल सेट है जिसमें सारी लाइंस हैं, यानी कि ये एक सेट है। अब लाइंस को ऐसे तो यहाँ शो नहीं कर सकते ना। अब ये मान के चलो कि अगर ये प्लेन है और इसमें जितनी भी लाइंस खींची गई हैं तो उन सब के सेट को एल नाम दे दिया और उस पर एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है कि L1 L2। आर का मतलब दिया गया है कि L1 L2 यानी L1 L2 से कब रिलेटेड है? इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 मींस कि प्लेन में अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो वो रिलेशन में है, अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है तो वो रिलेशन में नहीं है। ठीक है। चेक वेदर द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, डिटेल में मैं वैसे ही समझा रही हूँ आपको। रिफ्लेक्सिव कब होता है कोई रिलेशन? रिफ्लेक्सिव तब होता है जब कोई सेट का जो हर एलिमेंट है वो अपने आप से रिलेटेड हो। अब सेट के एलिमेंट्स में क्या है? लाइंस है। लाइन लाइन से रिलेटेड कब है? जब लाइन लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो कोई भी लाइन का नाम अगर मैं एल ले लूं तो एल एल के परपेंडिकुलर होती है क्या कभी? कोई लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती। तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव क्योंकि एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू एल। ठीक है। ये अगर आपका 2 नंबर का आए तो लिखना है, अदरवाइज तो आपने वर्बल चेक करना था ये सारा कि भैया रिफ्लेक्सिव के लिए एल का एल से रिलेशन होना चाहिए, यानी एल एल के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जो कि हो नहीं सकती। एक लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं होती, पैरेलल तो कंसीडर कर लेते हैं उनको। तो नॉट रिफ्लेक्सिव, तो पहला पार्ट तो हमारा आ गया भाई नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक बिल्कुल है, क्योंकि जब सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए एलिमेंट बी से रिलेटेड है तो बी को भी ए से रिलेटेड होना है। तो हमने मान लिया कि L1 और L2 कोई दो लाइंस इस तरह हैं कि L1 और L2 रिलेटेड है इसका मतलब L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो वाइस वर्सा भी होगा भाई। भाई L2 L1 के भी तो परपेंडिकुलर होगा भाई। देखो ना, ये लाइन है हमारी L1, इसको ऐसे ले लेते हैं स्ट्रेट L1, और ये लाइन है L2। ये L1 और ये L2 दोनों के बीच 90 का एंगल है, तो L2 और L1 के बीच भी 90 का एंगल है। तो जब L1 L2 के परपेंडिकुलर तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है, और जब L2 L1 के परपेंडिकुलर है तो L2 और L1 रिलेटेड है। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव नहीं है। वैसे भी हमारे पास ऑप्शन अलग अलग ही है कि या तो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या तीनों है। तो तीनों तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमारा ऑप्शन वैसे तो सिमेट्रिक आ गया, तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम तीसरा चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, यानी कि L1 और L2 रिलेटेड है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, हमने मान लिया और L2 और L3 रिलेटेड है, तो L1 L3 भी रिलेटेड होने चाहिए। देखते हैं कि नहीं। भाई L1 L2 से रिलेटेड है, इसका मतलब L1 L2 के परपेंडिकुलर है, और L2 L3 से रिलेटेड है तो L2 L3 के। अब बच्चे एकदम से क्या कह देंगे कि हाँ मैडम L1 भी L3 के परपेंडिकुलर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक डायग्राम से समझो।
ये L1 है, ये L2 के परपेंडिकुलर है और L2 एक तीसरी लाइन L3 के परपेंडिकुलर है। देख लो L2 L3 के, तो L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि पैरेलल हैं। तो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, तो L1 इज नॉट रिलेटेड टू L3, तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो केवल एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि ये रिलेशन हमारा अपना क्या है, सिमेट्रिक है बेटा, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। वो मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों को ये सॉल्यूशन लंबा लगे, बट ये अगर 2 मार्क्स में आ जाता है तो आपको जो है एग्जैक्ट मेथड वो पता होना चाहिए। सेकंड पर आ जाओ। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स माइनस 1/√3। एक तो इसका शॉर्टकट बता देती हूँ। कोटेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री पे होती है? तो जहां तक मुझे याद है कोटेंजेंट की वैल्यू 60 पे, ध्यान देना, कोटेंजेंट 61/√3 होता है, यानी कि पाई/3 जो है वो 1/√3 होता है। लेकिन ये तो माइनस का है, तो माइनस का निकालने के लिए इसको पाई में से माइनस कर दो, पाई माइनस पाई/3, तो 2 पाई/3 डायरेक्ट 1 मिनट में, लेस देन 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं तो कोटेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स होता है, पाई माइनस कोटेंजेंट इनवर्स एक्स। तो कोटेंजेंट इनवर्स माइनस 1/√3 हो जाएगा, पाई माइनस कोटेंजेंट इनवर्स 1/√3। ये हो गया पाई, कोटेंजेंट इनवर्स 1/√3 अभी बताया पाई/3, तो आ गया 2 पाई/3। और कोटेंजेंट इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो 0 to पाई होती है, जिसको ये बिलोंग कर रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो आपने अपने पेपर में लिख देना था, इट्स 2 पाई/3। क्लियर है? अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। ए गिवन है एंड बी गिवन है, तो आपने बी ए फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल, डायरेक्ट ले लेते हैं बी ए। एक तो चेक कर लेना कि बी ए डिफाइंड भी है या नहीं है। वैसे तो दिया है तो भाई डिफाइंड पाएगा, फिर भी हम चेक कर लेंगे तो एक नई चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। नई तो नहीं है, मतलब एक चीज की हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। -4, 2 और 5। अब देखो भाई, पहले वाले का ऑर्डर है 3/2 और दूसरे वाले का ऑर्डर है 2/3। पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एलिमेंट्स कितने मिलेंगे? 3/3 का बनेगा, यानी 9 एलिमेंट्स बनेंगे, तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। तो मैं इसको ज्यादा समय नहीं लूंगी, हिंट दूंगी मैं आपको। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, समझ रहे हो? 2 × 1 + 3 × -4 ऐसे करेंगे, तो 2 -12 -10 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? एक बार फिर देख लें कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है ऐसे, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगी 2 -12। अब इस रो को इस सेकंड कॉलम से करना है, तो -4 + 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -4 + 6। ऐसे ही थर्ड से करेंगे तो 2 3 जा 6 + 15। अब पकड़ लो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इनको जल्दी से लिख देते हैं। 4 1 जा 4 -20 -8 + 10 और भाई 12 + 25। ऐसे ही बेटा थर्ड रो थर्ड कॉलम को पकड़ लो, सेकंड कॉलम को पकड़ लो थर्ड रो के साथ और थर्ड को। क्लियर है? तो 2 1 जा 2 -4, ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। 6 + 5, तो बी ए को सॉल्व कर दो, कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है नहीं। -10 2 21 -16 2 और 37 और -2 और -2 और 11, ये आपका बी ए आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, मुझे लग रहा है पेपर की बीए की कैलकुलेशन अच्छी लंबी हो जाती है 1 मार्क के हिसाब से। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, मैं एक बार रिपीट भी कर दूंगी। y हो गया x² e⁻⁻x। सबसे पहले हम y डैश निकालेंगे
उसको 0 रखेंगे, जो पॉइंट्स आएंगे उन पर इंटरवल निकालेंगे, जिन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है वहां फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। तो ये लंबा है क्वेश्चन 1 मार्क के हिसाब से। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, प्लस सेकंड एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। दोनों में से e की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा e की पावर माइनस एक्स का x भी कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन आ जाएगा और e की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ बच गया माइनस एक्स, ये x कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, प्लस टू। आप इसे एक बार फिर लिख लो अरेंज करके, x e की पावर माइनस एक्स इंटू टू माइनस एक्स, ये आ गया बच्चे dy बाई डी एक्स। अब इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस एक्स इंटू टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तीन नंबर्स की प्रोडक्ट अगर 0 है, लॉजिक को पकड़ना कि भैया a डॉट b डॉट c अगर 0 है तो या तो a ने 0 होना है या b ने 0 होना है या c ने 0 होना है। तो या तो x ने 0 होना है या e की पावर माइनस एक्स ने 0 होना है या टू माइनस एक्स ने, बट ये 0 नहीं होता कभी भी। e की पावर कुछ भी ले लो वो कभी 0 हो ही नहीं सकती। क्लियर हो रहा है? तो थोड़ा रोटेट हो गया था। तो x की वैल्यू यहाँ से तो 0 आ जाएगी और यहाँ से जो है x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम अपना इंटरवल बना लेते हैं। मान लो ये मेरी नंबर लाइन है और ये 0 1 2 3 -1, ये 0 और ये 2, तो तीन इंटरवल हमारे बनेंगे, थ्री इंटरवल्स हमारे बनेंगे। एक बनेगा माइनस इंफिनिटी से 0, एक नंबर का है भाई ये क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना, 0 से 2, और तीसरा इंटरवल बनेगा 2 से लेकर इंफिनिटी तक। थोड़ा वर्बल कैलकुलेशन पे जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो अभी मैं इस स्टार पे फोकस करने जा रही हूँ। dy बाई डी एक्स का साइन देखना है मैंने पहले इंटरवल में। तो पहला इंटरवल मैंने ले लिया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0। इसमें कोई एक पॉइंट ले लो, कोई एक पॉइंट ले लो, मान लो कि मैंने x को ले लिया -1, ठीक है, और इस -1 को यहाँ dy बाई डी एक्स में पुट कर दो। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ पर पुट करके देख रही हूँ कि इसका साइन इस इंटरवल में क्या है। इस इंटरवल में मैंने -1 उठाया और उस -1 को मैं यहाँ पुट करने जा रही हूँ इसका साइन देखने के लिए। वर्बल भी बता सकती थी बट मुझे लगता है उसमें कई बच्चों को दिक्कत आएगी। तो ये हो गया -1, e की पावर माइनस ऑफ -1 तो +1, 2 माइनस -1, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये लेस देन 0 आ गया, तो इसमें फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। अब आ जाओ सेकंड ऑप्शन पे, 0 to 2, अगर x 0 से 2 को बिलोंग कर रहा है तो हमने मान लिया कि x 1 है। आ रही बात समझ में? 0 से 2 के बीच में 1 ले लिया और उसको फिर से हम इसी में पुट करने जा रहे हैं, इसको फ्रेम में ही रख लेते हैं। तो जो dy बाई डी एक्स है y डैश, वो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, ठीक है, तो x की जगह रखो 1 इंटू ई की पावर -1 और 2 -1, तो 1, ये भी पॉजिटिव ये भी ऑलवेज पॉजिटिव और ये भी ई की पावर -1 का मतलब हो जाता है 1 बाई ई इंटू 1, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। और थर्ड इंटरवल की अगर मैं बात करती हूँ 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इसमें कोई पॉइंट आप 3 ले लो, यहाँ रखोगे तो मैं एक बार रफली बता दूं 3 ई की पावर -3 और 2 -3, ये दोनों तो पॉजिटिव हैं और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो लेस देन 0 आ जाएगा। तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में और करके दिखा दूं आपको कि थर्ड पार्ट में हमने ले लिया कि x बिलोंग्स टू, मैं डिटेल में क्यों करवा रही हूँ, मैं डिटेल में क्यों करवा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है। तो हमने x की जगह पे 3 पुट किया y डैश में, तो 3 e की पावर -3 और 2 -3 -1 हो गया जो कि लेस देन 0 डिक्रीजिंग। तो ये वो इंटरवल है, मैं इसको अलग कलर से मार्क कर दूं तो 0 to 2 वो इंटरवल है जिसमें हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो आपका जो आंसर यहाँ बनना था वो केवल 0 to 2 ओपन इंटरवल बनना है। अब ये एक नंबर के हिसाब से बेहद लंबा क्वेश्चन है। अगर आप इतना तो चलो मैंने आपको समझाया, लेकिन अगर आप वर्बली भी करो
तो ये u इंटू वी करके तो डिफ्रेंशिएशन हो रही है, फिर पॉइंट्स आ रहे हैं तो थोड़ा लंबा पड़ता है। अब आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 2, 7, 1, 1 एंड 10, 8। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का अपना डायरेक्ट फॉर्मूला है, सीधा मैं डिटर्मिनेंट अप्लाई करूंगी। ये हमारा हो जाएगा, पहले तो ये कोऑर्डिनेट्स ले लो 2, 7, ये आ गया 2, 7, 1। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट ले लो 1, 1, 1 और तीसरा कोऑर्डिनेट ले लो 10, 8 और 1 और इसको एक्सपेंड कर दो, इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेना। तो एक्सपेंडिंग बाय R1 ले लें, समझ रहे हैं ना। R1 से एक्सपेंड कर दिया तो 2, ठीक है, 2 के ब्रैकेट में ये वाला डिटर्मिनेंट, तो ये बन गया 1 माइनस 8, तो ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस 8, माइनस 7 ले लिया, 7 लिया तो ये रो और ये कॉलम चली गई, ये बन गया 1 माइनस में 10, तो ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस 10 और फिर थर्ड ले लिया 1, 1 के ब्रैकेट में आ गया 8 माइनस 10 और इसकी आप लोगे एब्सोल्यूट वैल्यू। ये ध्यान रखना है, यहाँ बार बार ये मॉडल्स की जरूरत है नहीं वैसे। तो 1/2 ब्रैकेट में ये माइनस 7, 7 दूनी 14, माइनस 9, 9 7 63, प्लस का और माइनस का 2 आ गया। अरे एक मिनट, ये आ गया यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू 1/2। ये एब्सोल्यूट वैल्यू आप बाद में भी ले सकते थे, तो 14 और 2 16, 63 में से 16 गए तो 13 में से 6 गए 7 आ जाएगा और 5 में से 1 गए 4, तो पॉजिटिव आ रहा है बाई चांस, तो 47/2 स्क्वेयर यूनिट्स ये हमारा एरिया आ जाएगा। और अब जल्दी से सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा असर्शन रीजन है। ये सबको पता है असर्शन रीजन कैसे करना है, तो इसको चेक करो ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, कि y, ये क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स ये बनेगा, करके देख लो भाई। असर्शन असर्शन करा रही हूं मैं। y गिवन है लॉग कॉस ऑफ ई की पावर एक्स, तो y डैश लॉग की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 बाय कोस ई की पावर एक्स, और कोस ई की पावर एक्स को फिर करो तो माइनस साइन ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स को फिर करो तो ये आ गया कोस साइन बाय कोस हो गया माइनस टेंजेंट ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और यही इसने यहाँ पर बताया है। तो असर्शन इज टोटली ट्रू। अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाओ, रीजन पे। द कॉम्पोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूअस। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होती है, तो भाई रीजन भी ट्रू है। लेकिन रीजन का यूज एक्सप्लेनेशन में नहीं, उसमें असर्शन में नहीं किया गया, तो दोनों ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं बेटा सेक्शन बी अपने सेट क्वेश्चन पेपर का। तो सेक्शन बी में भी भाई एक ही क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स का। क्या क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a into 1 plus cos theta, then find dy by dx। तो हमें dy by dx फाइंड करना है। ये आपको पैरामीट्रिक फॉर्म दी गई है बच्चे। पैरामीट्रिक का मतलब x भी थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, तो पहले हम dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा निकालेंगे एंड आफ्टर दैट हम dy बाई dx निकालेंगे। इसको हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें तो थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। और यहीं पर पैरेलल इसको भी, इसको आप चाहो तो अपना बीच में एक ऐसे पार्टीशन कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको भी कर देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा ए, 1 का डेरिवेटिव 0 और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो dy बाई डी थीटा तो बन जाएगा माइनस ए साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा ये आ चुका है।
अब पैरामीट्रिक फॉर्म से हम dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, तो वी विल डिवाइड dy बाई डी थीटा बाय dx बाय डी थीटा। ये आपका dy बाई डी थीटा है और ये आपका dx बाई डी थीटा है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ऊपर आ गया माइनस ए साइन थीटा और नीचे आ गया a इंटू वन माइनस कॉस थीटा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नीचे से a कॉमन है। और अब यहाँ आप जिन बच्चों को आइडेंटिटी ना आए तो मैं चाहूंगी कि आप यहीं छोड़ दें, आपको नंबर मिल जाएंगे। बाकी बेस्ट ये रहेगा कि आप आइडेंटिटी यूज करें। तो साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। कौन सी आइडेंटिटी मैंने यूज की है, साइन 2 थीटा होता है बच्चे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइमल्टेनियसली इसी को थोड़ा आगे वो करें तो साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। और डिनोमिनेटर में जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 थीटा की जगह थीटा लगा दो तो 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो डिनोमिनेटर में भी हम इस आइडेंटिटी को लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ऊपर आ जाएगा माइनस कोस थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ओनली साइन थीटा बाय 2। और कोस बाय साइन बच्चे कॉट होता है तो माइनस कोट थीटा बाय 2। तो आप लास्ट में, ये तो मैं ना आपको बड़ा डिटेल में बड़े आराम से धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन दे सकूं। समझ में आ रही मेरी बात? अदरवाइज ये 1 ही मिनट का क्वेश्चन है। ये आइडेंटिटी भी आप ध्यान करो कि मैंने आपको पूरी डिटेल में यहाँ लिखी है। क्लियर हो रहा है? और बड़े आराम से धीरे धीरे मैंने आपको बताया, वरना 1 से 2 मिनट का ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये था सेक्शन बी जिसमें केवल एक ही क्वेश्चन था। अब हम सॉल्व करते हैं सेक्शन सी, उसमें भी एक ही क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू, ये ध्यान देना है थोड़ा सा मिसप्रिंट आपको लगेगा, ये थोड़ा और जूम कर देती हूँ, 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। ठीक है, y है 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है कि डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो हम ले लेते हैं, पहले यहाँ y ले लेते हैं। y है 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। सिंपल सा, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा भाई, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है तो 3 e की पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव करोगे तो 2, ये करोगे 2 e की पावर 3x और 3x का डेरिवेटिव करोगे तो 3। अब ये 3 2 जा हो गया 6, 3 2 जा 6 e की पावर 2x, 2 3 जा 6 e की पावर 3x। ये हमें बहुत इजी पढ़ने वाला है ये क्वेश्चन, ध्यान देना आप। कैसे भला, इन दोनों टर्म्स में इन दोनों ही टर्म्स में जो हमारा 6 है वो कॉमन आ रहा है, तो मैं दोनों में से 6 कॉमन ले लूंगी तो ये बन गया e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x dy बाई dx। हमें जाना है बेसिकली डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर पे, तो वहां पर जाने के लिए इसको फिर से कर दो अगेन डिफ्रेंशिएट। तो ये हो गया डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, 6 कॉमन, इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 ई पावर 2x, इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 3 ई पावर 3x। आप चाहो तो ब्रैकेट खोल दो, 12 ई की पावर 2x, 6 3 जा 18 ई की पावर 3x आ जाएगा। इसको भी बल्कि यहाँ खोल दो, ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ, मैं अब इसको ओपन कर रही हूँ क्योंकि हमें जब इसको डायरेक्ट पुट करना तो ये हो जाएगा, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं थी वैसे तो, पर मैंने आपकी सहूलियत के लिए कि भी हमें डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत नहीं आएगी। ये आ गया, इसको नोट कर लो, ये डी वाई बाई डी एक्स है और ये डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है। इस तरह के क्वेश्चंस वैसे तो डायरेक्ट भी हो जाते हैं बट अब नहीं होंगे, तो हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको यूज करना है। नाउ डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y,
ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसको उठा लेते हैं और इसमें अपनी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। वाई और देख लो भाई, वाई आपको सबको याद होना चाहिए, ये रहा वाई। और नहीं तो आप क्या करो कि डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये रहा, और वाई ये रहा लेफ्ट साइड में स्टेटमेंट में। क्लियर है? तो फटाफट वैल्यूज पुट कर देते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x माइनस 5 कॉमन ले लो, इसको भी चाहो तो ब्रैकेट में रख लो। ब्रैकेट में ये है बेटा डी वाई बाई डी एक्स, तो 6 ई की पावर 2x 6 ई की पावर 3x और 6 वाई, वाई ये रहा तो 6 बाहर और ये हो जाएगा 3 ई की पावर 2x और 2 ई की पावर 3x। ब्रैकेट ओपन कर दो, 12 ई की पावर 2x 18 ई की पावर 3x, यहाँ ब्रैकेट खोल दो। ब्रैकेट जब आप खोलोगे तो 5 को 6 से और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 जा 30 ई की पावर 2x, फिर 30 ई की पावर 2x, यहाँ भी ब्रैकेट खोल दो। 18 ई की पावर 2x और 12 ई की पावर 3x। अब इसमें दो ही टाइप की टर्म्स हैं, ई पावर 2x, ई पावर 2x और ई पावर 2x। यहाँ 2x नहीं है भाई, ये एक मिनट, यहाँ तो ये अपना 3x है, तो इसको यहाँ से हटा दो। ये है ई पावर 2x जो मैंने डार्क कलर से अंडरलाइन की है, और सिंगल अंडरलाइन ये मैं कर रही जो टिक लगा रही हूँ, ये ई की पावर 3x है। सिंपल अलजेब्रा है, इनको ऐड कर दो। पहले हम ई की पावर 2x वाली टर्म्स ले लेते हैं, 12 और 18 30, और 30 ये माइनस का है तो कट जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कहो तो मैं एक बार फिर लिख देती हूँ, 30 ई की पावर 2x माइनस 30 ई की पावर 2x। अब टिक वाली टर्म्स को देखो, 18 और 12 फिर से 30 और ये माइनस का फिर से 30 आ गया, तो ये हो गया 30 ई की पावर 3x और माइनस 30 ई की पावर 3x। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये जीरो करके हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो 3 नंबर के हिसाब से लेंथ ठीक है इस क्वेश्चन की, इतना तो फिर बनता भी है भाई 3 नंबर के लिए। एक दो स्टेप आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। अब आ जाते हैं बच्चे सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में अब हमारे दो क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स के हैं, और मैट्रिक्स मेथड का हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, जो कि डेड श्योर आपके एग्जाम्स में आता है। तो पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लें, 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 4, 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 3। तो डिटेल्ड अगर आपको देखना है सॉल्यूशन तो मेरे चैनल पर पूरा सॉल्यूशन अवेलेबल है। दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b, जिसमें a मैट्रिक्स क्या होता है, सारी इक्वेशंस में जो x y z के कोफिशिएंट्स हैं उनका मैट्रिक्स बनता है a। तो 2 1 3 3 माइनस 2 माइनस 1 3 1 और माइनस 2। एक्स जो होता है वो आपके वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स होता है, और बी जो होता है वो जो राइट साइड में जो ये कोफिशिएंट्स टर्म्स आई हुई हैं इनका कॉलम मैट्रिक्स होता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक हर बच्चे को आता है। इसके बाद हम चेक करते हैं ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर वो नॉन जीरो है तभी हम आगे बढ़ते हैं, वरना हमें दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ता है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे, किसी भी रो या कॉलम से हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं। तो 2 इंटू 4 प्लस 1 मैं R1 से एक्सपेंड कर रही हूँ भाई, R1 से एक्सपेंड कर रही हूँ। तो 2 को पकड़ा, 2 वाली रो और कॉलम चला गया, तो ये डिटर्मिनेंट आया, तो 4 और माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। अगले स्टेप में 3 को पकड़ा तो इसके आगे माइनस आएगा, 3 वाला कॉलम और रो चला गया, -2 और -3 आने वाला है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ -2 और -3 और +3 लिखेंगे। ये वाला एलिमेंट पकड़ेंगे तो ये रो और कॉलम गया, तो ये डिटर्मिनेंट बचा, माइनस का 1 और प्लस का 6 आ जाएगा। अब इसको ओपन कर लो, 5 5 2 जा 10, ये -5 और जमा का माइनस 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 प्लस
6 में से 1 गया 5 प्लस 15 15 15 30 और 10 40 आ गया जो कि नॉन जीरो है। और जब ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो उसका इनवर्स श्योरली एग्जिस्ट करता है। और जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो हमें x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी से मिल जाता है। तो अब हमारा अगला काम है ए इनवर्स बी फाइंड करना। क्लियर है? ए इनवर्स बी क्या ए इनवर्स बी के लिए सॉरी ए इनवर्स के लिए हमें क्या करना होता है? एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए हमारा आ चुका है 40, ठीक है, जो कि नॉन जीरो है। अब बच गया एडजॉइंट निकालना। तो अगला स्टेप जो हमारा चलेगा वो एडजॉइंट ए के लिए चलेगा, जिसमें ये हमारा मैट्रिक्स ए है, जिसके हमें 9 कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, जो कि आप अपने आप करोगे। मैंने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं तो मैं आपको बता दूंगी। केवल एक कोफैक्टर मैं बता देती हूँ। मान लो A11 का ले लिया तो ये रो चली गई और ये कॉलम, तो ये हो गया 4 और प्लस 1 5 और 1 1 है तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू 4 + 1 तो प्लस का 5 आ जाएगा A11। तो A11 आपका 5 आ चुका है। फैक्टर्स की बात चल रही थी। A11 मैंने आपको दिखा दिया था। A11 5 है बच्चे, A12 भी 5 है। और मैट्रिक्स में आपके सामने रख लेती हूँ रेंज में, ताकि आप साथ साथ उसको वेरीफाई भी कर सकें। और A13 भी आपका कितना है? 5 है। अब आ जाइए A21 पर। तो A21 बच्चे आपका बन रहा है 3, A22 बन रहा है -13 और A23 बन रहा है 11 और बच्चे A31 बन रहा है 9, A32 बन रहा है 1 और A33 बन रहा है -7। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आप क्रॉस चेक कर सकते हो। मान लो मैं A33 ही पकड़ लूं, ये है A33, ये रो गई, ये कॉलम गया। मल्टीप्लाई करो माइनस का 4 और यहाँ कर दो तो माइनस का 3 और ये आ गया माइनस का 7 और यहाँ भी मैंने माइनस का 7 ही बताया है। तो आप इनको अपना कोफैक्टर्स को क्रॉस चेक कर सकते हो। अब हम ले लेते हैं अपना एडजॉइंट का फॉर्मूला। तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33 का ट्रांसपोज। ठीक है? ट्रांसपोज का मतलब इस जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है पहले इसी ऑर्डर में इन्हें लिखो। 3 -13 11 9 1 -7 का ट्रांसपोज। तो अब हमारा आ जाएगा एडजॉइंट ए। जब हम ट्रांसपोज करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत चीजें आ जाती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, ट्रांसपोज आ जाता है, कोफैक्टर्स आ जाता है, एडजॉइंट आ जाता है। तो ट्रांसपोज जब करते हैं तो ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी सारी। तो 5 5 5 3 -13 11 और 9 1 -7 आ गया। डिटर्मिनेंट ए अभी अभी हमने निकाला है 40 आ रहा है। तो अब कहाँ आ जाओ? ए इनवर्स पे आ जाओ। तो पहले तो ए इनवर्स निकाल दो, या डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए और मल्टीप्लाइड बाय बी। तो अब डायरेक्ट कर रही हूं मैं। तो ए का डिटर्मिनेंट है 40 तो 1/40 एडजॉइंट ए ये आपके सामने है। तो यहाँ इसको लिख दो 5 5 5 3 -13 11 और 9 1 -7 और मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी आपके ये कोफिशिएंट्स हैं 5 -4 और 3, 5 -4 और 3। एक्स का मतलब आगे जाके लिख दूंगी मैट्रिक्स एक्स वाई जेड मैं बता चुकी हूँ। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इस पहली रो को पहली कॉलम के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाएंगे। तो 5 5 जा 25 -12 + 27। ठीक है? फिर दूसरी रो और ये कॉलम, तो ये हो जाएगा 25 13 चौके 52 और जमा 3 और 5 पंजे 25 -44 -21। यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स कैपिटल एक्स की जगह मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। ये आ गया 1/40। 25 और 27 52 52 में से 12 गए 40 आ जाएगा। 52 और 3 55
55 और 5 60 और 20 80 आ जाएगा। और ये 25 में से 21 गए तो ये 4 आएगा, और जमा का, और 44 में से 4 गए तो ये माइनस का 40 आ जाएगा। अब ये जो बाहर 40 है इससे सबको डिवाइड कर दो तो 1 2 -1। अब इन दोनों मैट्रिक्स का जब आप कंपैरिजन करोगे तो x की वैल्यू 1, y की 2 और z की -1 आ जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। और इसे आप यहाँ किसी भी एक मैट्रिक्स में पुट करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो। चेक की बजाय वेरिफिकेशन अगर मैं लिखूं तो आप एक बार फटाफट से रफ में कर लेना। मैं तो वैसे ही आइडिया दे रही हूँ कि भैया हमें पता लग जाए कि हमारा सही है या नहीं है। तो x की जगह 1 रखा, y की जगह 2 रखा, z की जगह -1 रखा। तो 2 एकम 2 जमा 6 घटा 3, 8 में से 3 गए 5, तो 5 इज इक्वल टू 5 आ रहा है, विच इज ट्रू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, मतलब इंटरनल चॉइस, फर्स्ट नहीं कहूंगी, इंटरनल चॉइस वाला पार्ट। और अब इसमें ये इंटरनल चॉइस दी गई है, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई करें कि ए और एडजॉइंट ए की प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ए इनटू आइडेंटिटी के इक्वल है। ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। इस ये थोड़ा हटके हैं, मुश्किल तो नहीं कहूंगी मैं, किसी भी चीज को मैट्रिक्स में तो मुश्किल कुछ नहीं है। तो और वाला पार्ट अब हम यहाँ ले लेते हैं कि हमें मैट्रिक्स दे रखा है ए इज इक्वल टू 1 1 1 3 4 3 और 3 3 4। ठीक है, ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना, तो एक तो एडजॉइंट ए निकालना है, एक ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले क्यों ना डिटर्मिनेंट निकाल लें, थोड़ा आसान पड़ेगा। 1 1 1 3 4 3 और 3 3 4। ठीक है, पहली रो से एक्सपेंड करूं, पहली रो से मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, ध्यान देना। तो 1 इंटू 12 और -9 आ गया। ठीक है, तो नहीं 12 नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, एक मिनट। ये रो और ये कॉलम गया तो 4 चौक 16 घटा 9, 16 घटा 9 आ जाएगा। माइनस का 3 ले लिया, 3 ये लिया, तो ये कॉलम और ये रो गया तो 4 घटा 3 आ गया। तो ब्रैकेट में 4 घटा 3 और जमा 3 लेंगे तो ये रो और कॉलम गया तो ये 3 घटा 4 आ जाएगा। इसको सोल्व करो, 16 में से 9 गए 7, 4 में से 3 गया 1, और 4 में से 3 गया 1 और घटा का 3, और ये आ गया 3 में से 1 गया 4, तो माइनस का 1 और माइनस का 3, 6 1 आ गया। ये तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब दूसरी चीज हमें एडजॉइंट निकालनी है। एडजॉइंट पिछले क्वेश्चन में अभी इसी की इंटरनल चॉइस में इतना डीपली मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अब मैं एडजॉइंट नहीं बताऊंगी, अपना सभी बच्चे कर लेना। डायरेक्ट यहाँ लिख रही हूँ A11 A12 A13, है ना, ट्रांसपोज लेके A21 A22 A23 और A31 A32 और बच्चे A33 ट्रांसपोज ले चुकी हूँ मैं। क्लियर है? तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको एडजॉइंट लिख कर दे रही हूँ। ये बनेगा 7 -1 और -1, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। जिस बच्चे को डाउट हो तो मुझे कमेंट में या टेलीग्राम पर लिखकर बता देना। ये आ गया एडजॉइंट, ये आ गया डिटर्मिनेंट। अब ये क्या कहता है कि ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करो, ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए। ए तो आपके सामने ये रहा, लिख लो 1 1 1 3 4 3 और 3 3 4, और ब्रैकेट में लिख दो एडजॉइंट ए 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें आती है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? पहली रो पहला कॉलम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना, तो 7 एकम 7 घटा 3 घटा 3। क्लियर हो गया? पहली रो दूसरा कॉलम, बार बार नहीं बताऊंगी अब मैं। -3 +3 +0, और फिर ये आ जाएगा -3 +0 और प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब पकड़ लो सेकंड रो को, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 -4 -3 -3 +4 +0
और बच्चे -3 + 0 + 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 7 - 3 - 4 -3 + 3 + 0 और -3 + 0 + 4 सॉल्व कर दो। a इंटू एडजॉइंट a लेफ्ट में चल रहा है जो कि हमारा आ गया, ध्यान से देखोगे। इसको सोल्व करो, 7 में से 3 गए 4, 4 में से 3 गए 1, तो 1 ये दोनों कट गए, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 1 0 और 0 0 1 डायरेक्ट हो रहा है। इसमें से एक कॉमन ले दो, कॉमन ले दो या ना ले दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये जो 1 है ये ए का डिटरमिनेंट है। अभी अभी मैंने आपके सामने ये ए का डिटरमिनेंट यहाँ सॉल्व करके दिखाया है कि 1 आ रहा है, तो उस 1 की जगह तो देखो लेफ्ट में तो चल रहा है ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए और ये ए का डिटरमिनेंट आ गया और इसे मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकती हूँ। तो ये तो हो गया प्रूव हमारा, हेंस प्रूव्ड, क्लियर है। और अब ये क्या कहता है कि ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, अभी किया है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट तो 1 है भाई, डिटरमिनेंट तो 1 है, तो 1/1 इनटू में एडजॉइंट ए, तो जो ए का इनवर्स है वो उसका एडजॉइंट ही आ जाएगा। और एडजॉइंट अभी अभी हमने यहाँ निकाला है कि ये रहा, तो यही आपका एक्चुअल में इनवर्स भी बन जाएगा। 7 - 3 थोड़ा छोटा करके मैं लिखूं तो बच्चे ये आ जाएगा 7 - 3 - 3 -1 0 नहीं -1 और 1 और 0 और -1 0 और 1, ये आपका इनवर्स आ जाएगा। थोड़ा अलग हटके था, कुछ आपको भी अच्छा लगा होगा, जब हम अलग हटके कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमें मजा आता है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मैं बार बार बोलती हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे शेयर कर सकते हैं, वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, 1 to 1 मुझसे चैट भी कर सकते हैं। और अब जल्दी से आ जाइए सेक्शन ई केस स्टडी क्वेश्चन पर, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये आपका, अपनी मैट्रिक्स की बुक उठाकर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10, टू फार्मर्स रामकिशन एंड गुरचरण सिंह कल्टीवेट ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस नेमली बासमती, परमल एंड नोरा। बासमती, परमल और नोरा चावल उगा रहे हैं। द सेल of these varieties of rice by both the farmers in month of September and October are given by following matrix। ए मैट्रिक्स में थोड़ा जूम करूं तो ये देखो, ये इनकम है, मतलब ये रामकिशन की इनकम है, बासमती से 10,000, परमल से 20, नोरा से 30। ये गुरचरण की इनकम है बासमती, परमल और नोरा से। ठीक हो गया, सितंबर महीने की। फिर अगर हम आगे चलें तो ये अपना अक्टूबर महीने की दोनों की इनकम है। ए मैट्रिक्स सितंबर के लिए, बी मैट्रिक्स अक्टूबर के लिए। तो पहले तो जल्दी से ए और बी को लिख लेते हैं। ए में है 10,000, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, दिख रहा था, 20,000 और 30,000 और बच्चे 50,000 और 30,000। हिंदी में समझ जाते हो ना आप, और 10,000। भाई मातृभाषा तो हमारी हिंदी ही है, चाहे कितने ही वो कर लें हम। तो 5,000, कई बच्चे कहते हैं मैडम हिंदी समझ नहीं आती है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही समझ में ना आए। 6,000 और ये हो गया बच्चे 20,000 और 10,000 और 10,000 हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। कितना ही आसान क्वेश्चन है, दोनों की कंबाइंड सेल का मतलब ए प्लस बी। लिख लेना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ए में बी को ऐड कर दो, तो फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 5 15,000 लिख दू ना, डायरेक्ट एडिशन तो आता होगा। सेकंड A12 में A12 ऐड कर दो 30,000 और फिर ये 36,000। अब नीचे आ जाओ तो 70,000, 30 और 10 40,000 और 10 और 10 20,000। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर आ गया, कंबाइंड सेल। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे, फाइंड द डिक्रीज इन सेल
फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, इसमें माइनस कर दो। ए माइनस बी, मैं बार बार ए और बी नहीं लिखूंगी। मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी को माइनस करना है, तो सबको पता है 1 1 में से 1 1, 2 2 में से 2 2 और 3 3 में से 3 3 माइनस करना है। भाई सितंबर की बजाय अक्टूबर में कितनी सेल गिर गई, तो 10,000 में से 5,000 माइनस करो तो 5,000 आ गया। फिर 20 में से 10 कर दो और 30 में से 6 कर दो तो 24,000। फिर 50, ये तो क्वेश्चन था नहीं कुछ भी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 30 में से 10 गए 20,000 और 10 में से 10,000 गए 0, यानी कि यहाँ कोई नुकसान नहीं हो रहा नोरा की फसल में। तो थर्ड पार्ट देखते हैं हम जल्दी से। बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट इन ऑन ग्रोस सेल। ये क्या कहता है कि जितनी भी उनकी ग्रोस सेल हुई है उस पर उन्हें 2% प्रॉफिट हो रहा है। तो करना क्या है, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में जो उन्होंने सेल की है उस पर रामकिशन और गुरचरण को बासमती, परमल और नोरा पर कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इन अक्टूबर लिख के क्या करना है भाई, 2% ऑफ सेल ऑफ अक्टूबर, ठीक है, 2% ऑफ सेल ऑफ अक्टूबर। तो 2% का मतलब तो हो गया 2/100, और जो अक्टूबर की सेल है वो बी पे जा रही है, इसको ऐसे कर लो 2% ऑफ मैट्रिक्स बी। 2% का मतलब 2/100 और बी मैट्रिक्स ये रहा बच्चे आपके पास, इसको लिख दो 5,000, 10,000, 6,000 और भैया 20,000, 10,000 और बेटा जी फिर से 10,000। बस इसको सॉल्व कर दो, अंदर ले जाना है। वैसे तो मैं डायरेक्ट बताऊं, एक एक को करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैं केवल इसका आपको बताऊं तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 50 दूनी 100 आ गया। अब इसका और इसका बताऊं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 100 दूनी 200 आ गया, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 6 दूनी 12 अपना 120 आ जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, तो ये आ गया 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 60 दूनी 120। अब ये 10,000 पे 200 आ रहा है तो ये दोनों भी 200 200 आएंगे, और 20,000 पे कितना आ जाएगा 400। अब यहाँ ये थोड़ा सा बस आपने ध्यान देना है कि इसको आप यहाँ भी छोड़ के आ सकते हो, ये किस किस का प्रॉफिट है और क्या है। ये बासमती पे प्रॉफिट है, ये आपका परमल पे प्रॉफिट है, ये आपका नोरा पे प्रॉफिट है, और ये आपका रामकिशन का प्रॉफिट है, और ये आपका गुरचरण सिंह का। अब ये क्वेश्चन क्योंकि 2 मार्क्स में दे रखा है तो आप इसको चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते थे कि भैया रामकिशन प्रॉफिट है ना, रामकिशन अंज रुपीज 100 प्रॉफिट ऑन बासमती, ऐसे ही रुपीज 200 प्रॉफिट ऑन परमल, एंड रामकिशन अर्न रुपीज 120 प्रॉफिट ऑन नोरा। ये आ गई रामकिशन की डिटेल। ऐसे ही एक लाइन में आपने लिख देना है घनश्याम का, घनश्याम अर्न्स रुपीज 400 प्रॉफिट ऑन बासमती। बस इसी चीज के 2 नंबर है, घनश्याम अर्न्स रुपीज 200 प्रॉफिट ऑन, अलग अलग मतलब उसने क्या कहा है कि ईच वेराइटी एंड ईच फार्मर। तो थोड़ा सा बस ये लिखने से थोड़ा मे बी के कोई नंबर काट ले आपके 1%, बस ये है क्योंकि अलग अलग मेंशन करना जरूरी हो जाएगा यहाँ ऑन नोरा। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे ये था आपका कंप्लीट सेट का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है और आपको हेल्पफुल लगता है लेक्चर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक शेयर भी जरूर करें। किसी भी डाउट के लिए आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।